वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 259 ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें हम साल भर की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं एग्जाम से पहले तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टू टेस्ट नंबर 1 से लेकर 259 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त नहीं है, पूछ रहा है। देखिए, हाल ही में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है। तो श्रीनगर का नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा 3 अन्य और हैं, ये पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। तो जयपुर है इसमें, श्रीनगर है इसमें, श्रीनगर को अभी हाल ही में मिला, मैसूर है इसमें, लेकिन वाराणसी नहीं है इसमें। तो किसे प्राप्त नहीं है? वाराणसी को नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, हाल ही में श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद ने आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया है। इससे पहले जयपुर को दिया था 2015 में, मल्लपुरम को दिया था 2015 में ही, और मैसूर को दिया था 2018 में। ठीक है, तो वाराणसी इसमें नहीं है, वाराणसी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य शहर घोषित किया है? भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर ये है कोझीकोड, केरल का, ऑप्शन नंबर डी। तो यूनेस्को ने केरल के कोझीकोड को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य शहर घोषित किया है। कोझीकोड को यह मान्यता यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत मिली है। देखिए, कोझीकोड को दुनिया के कुछ प्रतिष्ठित शहरों की सूची में शामिल किया गया है। इनमें चेक गणराज्य का प्राग, इटली का मिलान, यूनाइटेड किंगडम का एडिनबर्ग, फ्रांस का अंगोले में, पाकिस्तान का लाहौर और इंडोनेशिया का जकार्ता शामिल है। और केरल का कोझीकोड, भारत। क्वेश्चन नंबर 3, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक किसे चुना गया था? पेरिस ओलंपिक 2024 में मशाल वाहक थे अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन नंबर सी। तो निशानेबाज हैं ये अभिनव बिंद्रा। पेरिस ओलंपिक 2024 में मशाल वाहक के रूप में चुना गया था, और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं इससे पहले। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है? डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है किसने? ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए कर्नाटक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए कर्नाटक सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है। इस पहल को ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम के साथ मिलकर शुरू किया गया है। इस पहल का मकसद गेमिंग और सोशल मीडिया पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक स्वस्थ डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। और इस पहल के तहत कर्नाटक में डिजिटल डिटॉक्स केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों में स्क्रीन समय को मैनेज करने के लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन, परामर्श और व्यवहारिक उपकरण दिए जाएंगे। यह जो पहल है वो सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाती है। बहुत लोग बर्बाद हो रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना? विश्व का तीसरा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। वर्ष 2023 में भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, और यह उपलब्धि हासिल की। अब जापान हो गया चौथा। और वर्ष 2015 में भारत की स्थिति क्या थी? वैश्विक स्तर पर 9वें स्थान पर था। ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाले थिंक टैंक एम्बर ने ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2023 में भारत की 5.8% बिजली सौर ऊर्जा से उत्पादित हुई। तो भारत है वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर सोलर पावर एनर्जी में।
क्वेश्चन नंबर 6, पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पादक यानी जीईपी सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? सकल पर्यावरण उत्पादक ये कुछ वैसे ही है जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी होता है, उसी तरह। कौन है? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी। तो पारिस्थितिक तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पादक यानी जीईपी सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। जीईपी का मतलब है प्राकृतिक संसाधनों में हुई वृद्धि के आधार पर समय समय पर पर्यावरण की स्थिति का आकलन करना। यह सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के अनुरूप है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित किया गया है? भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित किया गया है? बेसिकली ये एक तरह से एक एलईडी स्क्रीन है जिसके ऊपर कंप्यूटराइज्ड ये घड़ी चल रही है। ठीक है। पृथ्वी दिवस के अवसर पर इसको जो है लगाया गया था नई दिल्ली में, नई दिल्ली के सीएसआईआर मुख्यालय में ये लगी है। तो भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी नई दिल्ली के रफ़ी मार्ग पर स्थित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी सीएसआईआर के मुख्यालय में स्थापित की गई है। पृथ्वी दिवस के मौके पर आयोजित एक समारोह के तहत सीएसआईआर ने इस घड़ी को स्थापित किया है। यह जो घड़ी है वो जलवायु परिवर्तन और इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को ऊर्जा साक्षर बनाने के लिए लगाई गई है। और यह घड़ी पृथ्वी पर 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग के लक्ष्य को हासिल करने में कितनी तेजी से प्रगति हो रही है यह दिखाती है। ठीक है, ये पूछ भी सकता है कितना डिग्री, 1.5 डिग्री, 2 डिग्री। ठीक है, यहाँ लिखा भी है देखिए 1.5 डिग्री क्लाइमेट क्लॉक। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2030 तक, 2050 तक, 2047 तक, 2045 तक? वर्ष 2047 तक इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो भारत का लक्ष्य वर्ष 2047 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन को 8000 मेगावाट से बढ़ाकर 1 लाख मेगावाट करना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत कई कदम उठा रहा है। तो वर्ष 2047 का नाम याद रखिएगा। देखिए, इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण के लिए उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की? यानी जो 100 वर्षों से पुराने पेड़ हैं उनका भी संरक्षण किया जाएगा, उनको काटा नहीं जाएगा। किसने किया है ये हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना? हेरिटेज यानी विरासत, ट्री यानी पेड़, यह है उत्तर प्रदेश ने। सी है इसका आंसर। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने और पुराने पेड़ों के संरक्षण के लिए हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना या विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 100 साल या उससे ज़्यादा पुराने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है। अमन शहरावत को किस खेल में पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक मिला? किस खेल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी तीसरे दर्जे का पुरस्कार जीता है अमन शहरावत ने? अमन शहरावत ने जीता है कुश्ती में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, इस बार जो पेरिस ओलंपिक हुए थे, पूरे पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से 1 सिल्वर मेडल आया और 5 आए ब्रॉन्ज मेडल, यानी कुल मिलाकर भारत कितने मेडल जीता? 6 मेडल। तो अमन शहरावत ने पेरिस ओलंपिक 2024 के ओलंपिक में पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में प्यूर्टो रिको के डेनियल क्रूज को हराकर जीता है ब्रॉन्ज मेडल, यानी कांस्य पदक या तीसरे दर्जे का पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। स्वप्निल कुशाले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता? ये हैं
50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। ये सब पता होना चाहिए, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। याद करना आसान भी है, 6 ही लोग हैं। ठीक है, 6 ही पुरस्कार हैं। तो भारत के स्वप्निल कुशाले ने पेरिस ओलंपिक, लोग तो 5 है वैसे जीतने वाले, एक ने 2 बार जीत लिया, मनु भाकर ने। तो भारत के स्वप्निल कुशाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों के 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन फाइनल में जीता है कांस्य पदक या ब्रॉन्ज मेडल। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट कुश्ती के कितने किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में पहुंची थी? 55 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 48 किलोग्राम। देखिए, जीती थी 50 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में पहुंची थी, लेकिन अगले ही दिन मॉर्निंग में जब इनका वेट हुआ तो 2 किलोग्राम बढ़ा हुआ पाया गया, इसलिए इनको डिसक्वालीफाइड कर दिया गया फाइनल से, और इनका जो सिल्वर मेडल था वो भी छीन लिया गया। ठीक है, ओलंपिक के नियमों के अनुसार। तो भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को उनके स्वर्ण पदक मैच से पहले महिलाओं के 50 किलोग्राम भार वर्ग में अधिक वजन के कारण पेरिस ओलंपिक 2024 की ओलंपिक कुश्ती से अयोग्य घोषित कर दिया गया। जांच करने पर उनका वजन 2 किलोग्राम अधिक पाया गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? 47वें, 51वें, 71वें, 34वें। भारत की स्थिति काफ़ी दूर है, अंडर 50 में भी नहीं है, 50 देशों में भी शामिल नहीं है, तो 34वें को हटा दीजिए, 47वें को हटा दीजिए। ये वो 5 लोग जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया, ओलंपिक में पदक जीते, सिल्वर मेडल जीता, कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, इन्होंने 2 जीते। एक तो सिंगल में जीता, एक सरबजोत सिंह के साथ मिलकर जीता डबल्स में। तो भारत की स्थिति है 51वें स्थान, 71वें स्थान पर, 71 कोसों दूर, सी है इसका आंसर। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत 71वें स्थान पर रहा। भारत ने इस ओलंपिक में 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। पेरिस ओलंपिक में भारत के मेडल विजेता खिलाड़ी और उनके द्वारा जीते गए मेडल को एक बार यदि हम देख लें, जो कि इम्पोर्टेंट है, बुलेट पॉइंट है। नीरज चोपड़ा ने जेवलिंग थ्रो में सिल्वर मेडल जीता। मनु भाकर ने वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। मनु भाकर ने ही मिक्स्ड टीम इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो इनके पास 2 ब्रॉन्ज हो गए। स्वप्निल कुशाले ने शूटिंग की मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और बच गए कौन? रेसलर अमन सहरावत ने मेंस 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। क्वेश्चन नंबर 14, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, अमेरिका और चीन ने कुल, दोनों देशों ने 40-40 गोल्ड मेडल जीते हैं, लेकिन जो ओवरऑल जो पदक हैं सारे मिलाकर, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, 100 के ऊपर हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें प्रथम स्थान पर है, और चाइना इसमें है दूसरे स्थान पर, और भारत है इसमें 71वें स्थान पर। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा। यूएसए ने 126 पदक जीते, कुल 126, जिसमें 40 स्वर्ण पदक हैं, 44 रजत पदक हैं और 42 कांस्य पदक हैं। वहीं चीन जो है वह दूसरे स्थान पर रहा, उसने कुल 91 पदक जीते। चीन के खाते में 40 स्वर्ण पदक गए, 27 रजत पदक गए और 24 कांस्य पदक गए। तो 40-40 गोल्ड दोनों के हैं इनके। ठीक है, गोल्ड पर टाई अप हुआ किन किन देशों के बीच? चीन और अमेरिका के बीच। 15वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है ये। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की? किसने किया है ये ऐसा, और पहला राज्य है ये ऐसा करने वाला? जब राज्य में आने वाली बाढ़ की मॉनिटरिंग डिजिटलाइज्ड होगी, यह है असम सरकार।
तो आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत असम सरकार ने की। असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी और यूनिसेफ ने मिलकर इस ऑनलाइन प्रणाली को विकसित किया है। यह प्रणाली मौजूदा जो मैनुअल बाढ़ नियंत्रण प्रणाली है उसकी जगह लेगी, और असम जो है वो ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है असम का नाम। बाकी आपको तो याद होगा कि भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को लागू किया। क्यों किया? वर्ष 2004 में आई विनाशकारी सुनामी के बाद, ठीक है, इसलिए किया। ये 15 प्रश्न थे करंट अफेयर्स के, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। एग्जाम्स में इनमें से प्रश्न बनेंगे बिल्कुल। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को।